Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the fourth lecture of this beautiful chapter, Waves. तो चलिए बच्चों, हमारा इस लेक्चर का पहला टॉपिक है स्टैंडिंग वेव्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे को दो ट्रैवलिंग वेव शो करी गई है। एक लेफ्ट की तरफ जा रही है और एक राइट की तरफ जा रही है एक स्ट्रिंग में। ठीक है, अब हमारे को स्नैपशॉट दिखाया गया है ऑफ द टू कंपोनेंट वेव्स और साथ ही साथ उनके रिजल्टेंट का एट इंटरवल्स ऑफ 1/4 पीरियड। क्लियर ये बात? जैसे कि t इक्वल टू 0 पर हम लोग देख पा रहे हैं ऊपर वाली वेव लेफ्ट की तरफ जा रही थी, नीचे वाली राइट की तरफ जा रही थी, और इस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों बिल्कुल एड अप हो जा रहे हैं। किस तरीके से? सच दैट कि यहाँ पर है ना, जो किसी भी पॉइंट का जो अब डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है जितना एक की वजह से होना था। अब आप एक क्वार्टर पीरियड के बाद के बारे में अगर हम लोग बात करें ना, तो t/4 टाइम पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट की तरफ जाने वाली वेव थी और जो राइट की तरफ जाने वाली वेव है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के डिस्प्लेसमेंट्स को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, जिस वजह से स्ट्रिंग का जो शेप है वो बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है। अगले अगले t/4 टाइम के बाद दैट इज t/2 टाइम पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि फिर से यहाँ पर जो है एड अप हो रहे हैं सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट्स इस तरीके से, सच दैट कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है हर जगह का वो डबल हो जा रहा है एज कंपेयर टू अगर एक वेव की अगर हम लोग बात करें। फिर t/4 टाइम के बाद फिर से हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, पूरी तरीके से कैंसिलेशन हो रहा है, और फाइनली एक टाइम पीरियड के बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि फिर से रीइंफोर्समेंट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी और उनका सुपरपोजिशन हो रहा है। क्लियर है ये बात? और इस सुपरपोजिशन में एक मजेदार फीचर हमने देखा, और वो मजेदार फीचर क्या था कि कुछ ऐसे पॉइंट्स थे अलोंग द स्ट्रिंग जिनको हम लोग नोड्स कहते हैं, जहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या था, हमेशा ही जीरो था, है ना। तो वही देखिए बच्चों, हम लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमेशा ही जीरो है। ठीक है, बिटवीन द नोड्स आर दी एंटी नोड्स वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेट्स विद द लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड, है ना। हर दो नोड के बीच में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जिसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑसिलेट कर रहा है विद द लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड बाकियों के कंपैरिजन में। Such a pattern of nodes and antinodes is known as a standing wave। तो यहाँ पर ये जो वेव बन रही है, इन दोनों वेव्स, इन दोनों ट्रैवलिंग वेव्स के सुपरपोजिशन से, और ये दोनों ट्रैवलिंग वेव्स कैसी है, ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। तो इस तरीके के पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम लोग इस स्टैंडिंग वेव को मैथमेटिकली अगर और ज्यादा एनालाइज करना चाहते हैं तो एग्जांपल लेते हैं दो ऐसी वेव का। ठीक है, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जैसे कि एक हो गया y1 इक्वल टू वाई एम साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी, और एक हो गया y2 बराबर वाई एम साइन की एक्स प्लस ओमेगा टी। ये देखिए कि दोनों के ओमेगा को हमने सेम रखा है और दोनों के एम्पलीट्यूड को भी हमने सेम रखा है। क्लियर है ये बात? अब देखिए, जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि y नेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। तो यहाँ पर हम लोग वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी में क्या ऐड करेंगे, वाई एम साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि अगर इसे ऐड करना है तो हमारे को कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना होगा, साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन बी प्लस सी अपॉन 2 कॉस ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2। तो ये इस्तेमाल करने पर हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी y एज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा टी आ जाएगा 2y m साइन ऑफ के एक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो बच्चों इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो इक्वेशन हमारे पास आई, ट्वाइस ऑफ वाई एम साइन के एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ओमेगा टी, ये जो इक्वेशन है ना बच्चों, यही स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। इट कैन नॉट रिप्रेजेंट अ ट्रैवलिंग वेव। ऐसा क्यों? बिकॉज x एंड t डू नॉट अपीयर इन द कॉम्बिनेशन x माइनस वी टी या फिर x प्लस वी टी, जो कि हमने पढ़ रखा है कि दिस इज रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रैवलिंग वेव। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर x पोजीशन वाले पार्टिकल को एनालाइज करें तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ये 2 साइन के एक्स, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया उस पर्टिकुलर x को अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसका जो मोशन है वो कैसा हो रहा है, समथिंग कॉस ओमेगा टी, है ना, y इक्वल टू समथिंग कॉस ओमेगा टी हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अ पार्टिकल एट एनी पर्टिकुलर लोकेशन x
undergoes SHM, है ना, simple harmonic motion कर रहा है, and that all particles vibrate with the same angular frequency omega. In a traveling wave, each particle of the string vibrates with the same amplitude, है ना, ये traveling wave की खासियत थी। लेकिन standing wave में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि amplitude जो है वो same नहीं है for different particles, but varies with the location x of the particle। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2im sin kx का जो magnitude है ना, वही एक तरीके से एम्पलीट्यूड का रोल प्ले कर रहा है। अब ये मैक्सिमम कब होगा? अब ये मैक्सिमम तब होगा जब साइन के एक्स प्लस माइनस वन हो जाए, और ये कब होगा? जब के एक्स इक्वल टू पाई बाई टू हो, 3 पाई बाई 2 हो, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो वही देखिए बच्चों, यहाँ पर मेंशन्ड है कि इनफैक्ट द एम्पलीट्यूड हैज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2im, लेकिन कहां पर? एट पोजिशंस वेयर के एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। और उन केसेस में के एक्स की वैल्यू को जनरलाइज करके कैसे लिखा जा सकता है? एन प्लस हाफ पाई, है ना, जैसे कि के एक्स की वैल्यू पाई बाई टू रखने के लिए एन को यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, के एक्स की वैल्यू को 3 पाई बाई 2 लाने के लिए एन की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग के की वैल्यू को 2 पाई बाय लैम्डा पुट कर दें, तो यहाँ से एक्स हमारे को मिल गया कैसा? एन प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा बाई 2, जहां पर एन 0, 1, 2 जैसा हो रहा है। तो बच्चों ऐसे पॉइंट्स, है ना, एंटी नोड्स कहलाते हैं, जिनका एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होता है ना, दैट इज ट्वाइस ऑफ वाई। और ऐसे पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है वो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितनी होती है? 1/2 वेवलेंथ अपार्ट। जैसे कि एक मान लीजिए आ गया हाफ मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा बाई 2 पे, तो अगला कब आएगा? 3/2 टाइम्स लैम्डा बाई 2 पे, अगला आएगा 5/2 टाइम्स लैम्डा बाई 2 पे। तो इनके बीच की स्पेसिंग जो है वो लैम्डा बाय 2 होती है, ठीक है। द एम्पलीट्यूड हैज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 0, और वो कहां पर होगा? जहां पर के एक्स 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन हो जाए, है ना, तभी तो वहां पर एम्पलीट्यूड बिल्कुल 0 आएगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ऐसे पॉइंट्स क्या कहलाने वाले हैं? नोड्स कहलाने वाले हैं। और के एक्स की वैल्यू को हम लोग जनरलाइज करके एन पाई लिख सकते हैं, और इस तरीके से एक्स क्या आ जाएगा? एन लैम्डा बाय 2। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं ऐसे पॉइंट्स को नोड्स कहते हैं, और ऑब्वियस है कि ये भी 1/2 वेवलेंथ अपार्ट होंगे। द सेपरेशन बिटवीन नोड एंड एन एडजेसेंट एंटी नोड इज 1/4 वेवलेंथ, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग इस डायग्राम को अच्छे से समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो डॉट्स है, ये नोड्स बता रहे हैं, और हर दो नोड के बीच में जो स्पेसिंग है वो लैम्डा बाई 2 की है। और इन दोनों नोड के बीच में जो पॉइंट है ना, वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो एंटी नोड डिनोट कर रहा है। तो दो एंटी नोड के बीच में दूरी भी उतनी ही है जितनी दो नोड के बीच में दूरी है, और वो है लैम्डा बाई 2। और अगर नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी जानना चाहे तो वो हो जाएगी लैम्डा बाई 4। क्लियर है? तो दो नोड के बीच में हम लोग समझ पा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये एक, मान लीजिए, है ना, ये जो पोर्शन है स्ट्रिंग का, ये कभी बिल्कुल ऊपर चला जा रहा है ना। जब ये बिल्कुल ऊपर चला जा रहा है तब हम लोग समझ पा रहे हैं कि उस मोमेंट पर इसकी स्पीड तो 0 है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेच आ गया। लेकिन अगले क्वार्टर टाइम पीरियड के बाद वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, फ्लैट हो गई। तो इस बार हम लोग समझ पा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी, लेकिन सारे के सारे पार्टिकल जो अगले इंस्टेंट पर नीचे पहुंच जाएंगे। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस समय ये रुके हुए जरूर नजर आ रहे हैं, है ना, एक फ्लैट स्ट्रिंग की तरह जरूर नजर आ रहे हैं, पर ये एक्चुअल में ये पार्टिकल्स रुके हुए नहीं है, ये सब के पास एक्चुअली स्पीड है, और अपनी मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है ना। दो नोड के बीच में जो पार्टिकल्स है उनकी जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है वो इस समय अटेन्ड है। तो क्वार्टर टाइम पीरियड के बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है? पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। फिर अगले इंस्टेंट पर फिर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक क्वार्टर टाइम पीरियड के बाद फिर क्या हो रहा है कि फिर से पूरी की पूरी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि दो पॉइंट्स के बीच में या दो नोड्स के बीच में जो एनर्जी है वो ट्रैप्ड है। कभी वो पोटेंशियल, कभी पार्टली पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, कभी सिर्फ काइनेटिक, है ना, इस तरीके से हमारे को नजर आ रही है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, वही बात यहाँ पर लिखी है कि इस बार एनर्जी जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही है अलोंग द स्ट्रिंग टू द राइट और टू द लेफ्ट। फॉर एनर्जी कैन नॉट फ्लो पास द नोड्स इन द स्ट्रिंग, है ना, नोड्स तो स्टेशनरी है ना, वो परमानेंटली रेस्ट पर है। हेंस द एनर्जी रिमेन्स स्टैंडिंग इन द स्ट्रिंग ऑल्दो इट ऑल्टरनेट्स बिटवीन वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। When the antinodes are all at their maximum displacement, the energy is stored entirely as potential energy, in particular as the elastic potential energy associated with the
स्ट्रेचिंग ऑफ द स्ट्रिंग, है ना, उससे स्ट्रेच जो है वो सबसे ज्यादा होता है। We can equally well regard the motion of as an oscillation of the string as a whole, each particle undergoing simple harmonic motion of angular frequency omega and with an amplitude that depends on its location. तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? फाइनल कंक्लूजन ये है कि हर एक पार्टिकल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से ऑसिलेट कर रहा है, साथ ही साथ हर एक पार्टिकल की जो है ना जो एम्पलीट्यूड है वो डिफाइंड है किस तरीके से, जो इक्वेशन हम लोगों ने देखा था, है ना, उस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो सारे के सारे पार्टिकल कर रहे हैं इस बार एसएचएम, लेकिन हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोगों ने ट्रैवलिंग वेव को भी समझ लिया है, स्टैंडिंग वेव को भी समझ लिया है। अब हम लोग इस कंडीशन में आ गए कि इनके बीच के डिफरेंसेस को हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि बच्चों पहला डिफरेंस क्या है? इन अ ट्रैवलिंग वेव द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ रीजन प्रोपोगेट्स विद अ डेफिनेट वेलोसिटी, लेकिन स्टैंडिंग वेव में ये प्रोपगेशन नहीं होता है ना, वो कन्फाइंड रहता है टू द रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड। इसके अलावा बच्चों ट्रैवलिंग वेव में क्या होता था? द मोशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स आर सिमिलर इन नेचर, लेकिन स्टैंडिंग वेव में हम लोग देख पा रहे हैं कि अलग अलग पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि स्टैंडिंग वेव में द पार्टिकल्स एट नोड्स ऑलवेज रिमेन इन रेस्ट, लेकिन ट्रैवलिंग वेव में ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं होता था जो परमानेंटली रेस्ट कर रहे। ठीक है, इन अ स्टैंडिंग वेव ऑल द पार्टिकल्स क्रॉस देयर मीन पोजीशंस टुगेदर, है ना, सारे के सारे पार्टिकल जो है एक साथ अपने मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं, तभी तो एक इंस्टेंट पर हमारे को पूरी की पूरी स्ट्रिंग बिल्कुल फ्लैट नजर आती है। लेकिन इन अ ट्रैवलिंग वेव देयर इज नो इंस्टेंट व्हेन ऑल द पार्टिकल्स आर एट द मीन पोजीशंस टुगेदर। इसके अलावा बच्चों स्टैंडिंग वेव में क्या होता है कि ऑल द पार्टिकल्स बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स रीच देयर एक्सट्रीम पोजीशंस टुगेदर, है ना, और वो हमेशा फेज में होते हैं। ठीक है, एक साथ पॉजिटिव एक्सट्रीम पर गए, एक साथ मीन पोजीशन पर गए, एक साथ नेगेटिव एक्सट्रीम पे गए। लेकिन ट्रैवलिंग वेव में जो है हम लोग क्या देख पाते हैं? द फेजेस ऑफ नियर बाय पार्टिकल्स आर ऑलवेज डिफरेंट, और उसको निकालने का तरीका क्या था? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। इसके अलावा बच्चों एक और डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं, और वो ये है कि ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है? एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन रीजन ऑफ स्पेस टू अदर, लेकिन स्टैंडिंग वेव में क्या होता है? एनर्जी ऑफ वन रीजन इज ऑलवेज कन्फाइंड इन दैट रीजन। चलिए बच्चों, तो स्टैंडिंग वेव्स को समझ लेने के बाद एक आसान सा सवाल देखते हैं उसके ऊपर। सवाल है, टू ट्रैवलिंग वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड्स एंड इक्वल फ्रीक्वेंसीज मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस अलोंग अ स्ट्रिंग, they interfere to produce a standing wave having the equation y equal to a cos kx sin omega t, जहां पर a 1 मिलीमीटर है, k 1.5 सेंटीमीटर इनवर्स है, ओमेगा 78.5 पर सेकेंड है। हमसे पूछा गया है, पहला पार्ट है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कंपोनेंट ट्रैवलिंग वेव्स, फाइंड द नोड क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन इन द रीजन x greater than 0, find the antinode closest to the origin in the region x greater than 0, और पूछा गया है फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 2.33 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज जो हमारे को ढूंढनी थी वो ये थी कि y इक्वल टू a cos kx sin ओमेगा t आखिर किन दो इक्वेशंस को मिला करके आएगा। इसके अलावा हमारे को ये पता है कि एम्पलीट्यूड हमें सेम रखना था, है ना। अगर यहाँ पर a एम्पलीट्यूड है तो जो कॉम्पोनेंट वेव्स है उनका एम्पलीट्यूड आधा आधा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने ये समझा कि जो ट्रैवलिंग वेव्स है उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, तो एक माइनस में एक प्लस में, और उनका एम्पलीट्यूड a/2 होना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे को समझ में आ रहा है कि y1 अगर ये रहे और y2 अगर रहे a/2 sin ओमेगा t प्लस kx, तब जाकर के इन दोनों को ऐड करने पर y इक्वल टू a cos kx sin ओमेगा t आता है। तो हमने इस तरीके से जो कॉम्पोनेंट ट्रैवलिंग वेव्स है वो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग बड़े आराम से यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ओमेगा जो 78.5 पर सेकेंड है, के 1.57 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ही ट्रैवलिंग वेव्स के लिए जो वेलोसिटी ऑफ वेव होगी वो क्या होगी? ओमेगा बाई के होगी। ओमेगा और के हमारे को दे रखे हैं, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया? वेलोसिटी ऑफ द कॉम्पोनेंट ट्रैवलिंग वेव्स, है ना, वो आ जाएगी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एक वेव की वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव एक्स की तरफ है और दूसरे की नेगेटिव एक्स के लॉन्ग है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग y बराबर a cos kx sin ओमेगा t, है ना, इसको अगर शो करने की कोशिश करें तो हमारे को इस चीज का ध्यान देना होगा कि अगर x इक्वल टू 0 की बात करें तो
x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो a हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पर एंटी नोड बनेगा, फिर उसके कुछ दूरी पर नोड आएगा, फिर एंटी नोड, फिर नोड, और इस तरीके से कारवां आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग नोड की कंडीशन जानना चाहते हैं तो क्लोजेस्ट नोड के लिए kx को क्या होना पड़ेगा, kx को पाई बाई 2 होना पड़ेगा, है ना। इससे किसी छोटी वैल्यू के लिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो cos kx वाला टर्म है वो जीरो नहीं हो पाएगा, तो kx शुड बी इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहां से x इक्वल टू क्या आ गया, ये जो x है ये इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आ गया। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों, हमारे पास x कितना आ गया, पाई बाई 2 के, पाई 3.14, k की वैल्यू 1.57 सेंटीमीटर इनवर्स, तो यहां से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 सेंटीमीटर। और अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की दूरी जो है वो कितनी होती है, वो होती है लैम्डा बाय 4 के बराबर। तो इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्डा की वैल्यू हो गई यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों तीसरे पार्ट में हमसे पूछा गया था कि सबसे क्लोजेस्ट एंटी नोड कहां पर आएगा, x इक्वल टू 0 के करीब वाला। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो यहां पर आएगा, है ना। ये जो लोकेशन है ये किसकी हो गई, ये एंटी नोड की लोकेशन हो गई। और बिना किसी कैलकुलेशन के हम लोग ओरली यहां पर कह सकते हैं कि जो दूरी होगी, है ना, x इक्वल टू 0 से इस पॉइंट की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ दिस लैम्डा बाय 4, है ना, ट्वाइस ऑफ लैम्डा बाय 4 हो जाएगा, दैट इज लैम्डा बाय 2। और लैम्डा बाय 2 कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो हमारे थर्ड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, पार्ट डी में हमसे पूछा गया था कि एम्पलीट्यूड कितना होगा एक ऐसे पार्टिकल का जो कि x इक्वल टू 2.33 सेंटीमीटर पर है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 3 के बीच में ये लोकेशन है। तो x इक्वल टू 2.33 सेंटीमीटर जो है वो कहीं यहाँ पर आएगा। तो इसका एम्पलीट्यूड हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो a cos kx जो है ये बेसिकली हमें एम्पलीट्यूड का नॉलेज देता है। तो पहले kx निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा। तो kx हम लोग देख पा रहे हैं कि वो 7 पाई बाई 6 आ जा रहा है, जो कि पाई प्लस पाई बाई 6 होता है। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, a cos kx का मैग्नीट्यूड बेसिकली। तो वो हमारे पास आ जा रहा है 1 मिलीमीटर cos 7 पाई बाई 6 का मैग्नीट्यूड, दैट इज अराउंड 0.86 मिलीमीटर। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट सवाल है, द वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू 5 mm sin 1.57 सेंटीमीटर इनवर्स x sin 314 सेकंड इनवर्स t। पहला पार्ट है सवाल का, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 5.66 सेंटीमीटर, what are the wavelengths and the wave speeds of the two transverse waves that combine to give the above vibration। Next है, what is the velocity of the particle at x equal to 5.66 centimeter at time t equal to 2 seconds। And the last part is, if the length of the string is 10 centimeter, locate the nodes and the antinodes, how many loops are formed in the vibration। तो देखिए बच्चों, सवाल में हमारे को क्या दे रखा है कि एक फिक्स्ड स्ट्रिंग है और यहां पर हमारे को ये कहा गया है कि उसके अंदर स्टैंडिंग वेव को डेवलप करा गया। ठीक है, इसके दोनों एंड जो है वो फिक्स्ड है, ये रही बात। तो जब दोनों एंड फिक्स्ड है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि वहां पर क्या होगा, वहां पर नोड क्रिएट होगा। क्लियर है ये बात। तो x इक्वल टू 0 पर हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि इक्वेशन भी हमें बता रही है कि वहां पर नोड आएगा। ठीक है, अब बच्चों सवाल के पहले पार्ट में हमसे पूछा गया है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 5.66 सेंटीमीटर। तो हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो y बराबर दे रखा है उसमें जो ये वाला टर्म है ना, ये वाला जो टर्म हम लोग देख पा रहे हैं, ये बेसिकली हमें किसका आइडिया दे रहा है, किसी x के पार्टिकल का एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू को क्या पुट कर दें, 5.66 सेंटीमीटर पुट कर दें, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 5.66 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे एज 5.66। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1.57 को क्या लिखा जा सकता है, पाई बाई 2 लिखा जा सकता है। क्लियर है बात। तो यहाँ से हमारे को क्या मिल जाएगा, एम्पलीट्यूड इसका मिल जाएगा 2.5 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमसे पूछा गया है सेकेंड पार्ट में कि what are the wavelengths and the wave speeds of the two transverse waves
that combine to give the above vibration. तो हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर जो k है कॉम्बिनेशन का वो कितना है 1.57 सेंटीमीटर इनवर्स, और जो ओमेगा है वो कितना है 314 सेकेंड इनवर्स। तो यही जो है उन दोनों ट्रांसवर्स वेव्स का भी है ना k और ओमेगा होगा जिनसे ये बना है। क्लियर है ये बात? तो ओमेगा और k अगर मिल गया हमारे को तो हम लोग वेव की स्पीड भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं, जो इक्वेशन हमारे पास थी उसके हिसाब से हम लोग समझ पा रहे हैं कि k कितना है 1.57 सेंटीमीटर इनवर्स, तो उसके हिसाब से लैम्डा आ गया 4 सेंटीमीटर। और जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है ना, वो कैसे निकालेंगे, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो ये आ गया 50 सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से v बराबर एफ लैम्डा या फिर v बराबर न्यू लैम्डा का इस्तेमाल करके हम लोगों को वेव वेलोसिटी मिल गई 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सी पार्ट में अगर हम लोग देखें तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 5.66 सेंटीमीटर और किस समय एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बच्चों हमें पता है कि स्टैंडिंग वेव में क्या होता है कि हर एक पार्टिकल जो है वो SHM कर रहा होता है। तो किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने के लिए हमें v कैसे निकालना होगा, डेल y बाई डेल टी करके। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस पूरे के पूरे टर्म को है ना x कांस्टेंट मानते हुए अगर डिफरेंशिएट कर देना, सिर्फ टाइम को वेरिएबल मान ले, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि v इक्वल टू हो जाएगा डेल y बाई डेल टी, और वो कुछ ऐसा आ जाएगा। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू 5.66 सेंटीमीटर और t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर दें, तो देखिए हमारे पास जो वेलोसिटी आ रही है ना इस पार्टिकल की, वो कितनी आ जाएगी 78.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमारे को ये दे रखा है कि ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और हमारे को बताना है कि कितने लूप फॉर्म हो रहे हैं, और नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशंस भी बतानी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ऑलरेडी हम लोगों ने ये निकाल रखा था कि लैम्डा जो है वो कितना आ रहा था 4 सेंटीमीटर आ रहा था। इसका मतलब कि दो नोड के बीच में जो सेपरेशन है ना, ये वाली जो सेपरेशन है, ये बेसिकली कितनी आ रही थी 2 सेंटीमीटर आ रही थी, क्योंकि ये जो सेपरेशन है ये बेसिकली लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर ओवरऑल 5 लूप बनेंगे। ठीक है, और नोड्स की पोजीशन की बात करें है ना, अगर नोड्स के पोजीशन की बात करें तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं x इक्वल टू 0 पर होगा, फिर अगला कब होगा x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर, 4 सेंटीमीटर पर, फिर इसके बाद कहां पर होगा 6 सेंटीमीटर पर, 8 सेंटीमीटर पर, और आखिरी होगा 10 सेंटीमीटर पर। इसी तरीके से अगर एंटी नोड की बात करें तो हर दो नोड के बीच में एंटी नोड है, तो एंटी नोड्स है ना, एंटी नोड्स की पोजीशंस क्या क्या होगी, x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, फिर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और आखिरी हो जाएगा 9 सेंटीमीटर पर। तो इस तरीके से हम लोगों ने एंटी नोड्स, नोड्स और नंबर ऑफ लूप्स निकाल लिए। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडिंग वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस बार हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, जो कि एक एंड से फिक्स्ड है दीवार से, और दूसरा एंड जो है वो टाइड है ट्यूनिंग फोर्क से। ठीक है, और ये जो ट्यूनिंग फोर्क है ये वाइब्रेट कर रहा है लॉन्गिट्यूडनली विद अ स्मॉल एम्पलीट्यूड। अब देखिए बच्चों, ये जो फोर्क है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, साइन वेव प्रोड्यूस कर रही है जिसका एम्पलीट्यूड कैपिटल ए है, और ऑब्वियस है कि चूंकि ये लगातार है ना प्रोड्यूस करती जा रही है वेव्स, तो ये वेव जो है वो स्ट्रिंग से है ना, स्ट्रिंग के अलोंग जो है वो ट्रैवल कर रही है, और किधर जा रही है, टुवर्ड्स द फिक्स्ड एंड। ठीक है, अब बच्चों आप ऐसे सोचिए कि जब वेव राइट की तरफ जा रही है और वो दीवार से टकराएगी तो क्या होगा, वो वहां से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो ट्रैवल करेगी टुवर्ड्स द फोर्क, लेकिन वो इन्वर्ट हो जाएगी इन शेप, क्योंकि वो फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट हुई है, हम लोगों ने ये पढ़ रखा है। लेकिन मजेदार चीज ये हो रही है कि ये जो वेव्स है वो फिर से रिफ्लेक्ट होंगी फ्रॉम द फोर्क, क्योंकि फोर्क जो है वो क्या है, हैवी है, और वो वाइब्रेट कर रहा है लॉन्गिट्यूडनली विद अ स्मॉल एम्पलीट्यूड, तो वो एक फिक्स्ड एंड की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि फिक्स्ड एंड से अगर रिफ्लेक्शन होगा तो वो वापस से क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। तो इस बार हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों एंड से रिफ्लेक्शन हो गया है ना, और जब रिफ्लेक्शन हुआ तो वेव दोनों ही केस में पलट जा रही है। ठीक है, तो बच्चों ये फिनोमिनन कुछ ऐसा हुआ है एज इफ कि किसी के सिर पे एक बहुत जोर का है ना, जैसे हम लोग टीवी में नहीं देखते, कार्टून में या फिर फिल्मों में, कि किसी के सिर पे बहुत जोर से आपने डंडा मार दिया तो वो यादाश्त खो गया। अब यादाश्त वापस से हासिल करने के लिए फिर से दोबारा डंडा लगा तो यादाश्त वापस आ गया।
तो आप वैसा ही कुछ यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक बार वो वेव टकराई, दीवार से पलट गई, लेकिन फिर जब वो दोबारा टकराई ट्यूनिंग फोर्क से, वो तो वापस से पलट गई, लेकिन इस बार पलटने से उसकी याददाश्त वापस आ गई। मतलब कि वो वापस से, अगर मान लीजिए वैली जा रहा था तो वो माउंटेन बन गया, फिर टकराया तो माउंटेन फिर से वैली बन गया ना। तो वही यहाँ लिखा है कि देयरफॉर द वेव प्रोड्यूस्ड directly by the fork at this instant and the twice reflected wave have same shape except that the twice reflected wave has already traveled a length 2l। क्लियर है? तो जो दोबारा रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है ना, जो एक बार रिफ्लेक्ट करी यहां से, फिर रिफ्लेक्ट करी ट्यूनिंग फोर्क से, और ये वापस से अब राइट की तरफ जाने के लिए रेडी हो गई, तो इसमें और जो अभी अभी वेव जो एक और क्रिएट होने वाली है, इसमें क्या फर्क है? इसमें 2l लेंथ का फर्क आ गया है ना, यही तो एक्स्ट्रा वो ट्रैवल करी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक मजेदार केस हम लोग देखने वाले हैं कि मान लीजिए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो कितनी हो, सच दैट कि 2l बराबर लैम्डा हो जाए। मतलब कि अभी देखिए कि ये जो पुरानी वेव है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, 2l ट्रैवल करा। ठीक है, और जो इस समय जो वेव क्रिएट होने वाली है, ठीक है, उसमें और जो ट्वाइस रिफ्लेक्टेड वेव है, क्लियर है बात, उनमें क्या फर्क है? उनमें फर्क है 2l लेंथ का, है ना। 2l लेंथ एक्स्ट्रा ट्रैवल कर चुकी है, जो 2 बार रिफ्लेक्ट हो चुकी है वेव। क्लियर है? और जो 2 बार रिफ्लेक्ट हुई है उसमें हम लोग ये चीज समझ पा रहे हैं कि 2 सडन रिफ्लेक्शन की वजह से वो एक बार पलटी और दोबारे में सीधी हो गई, तो वो कोई इफेक्ट नहीं आया, है ना, वो इफेक्ट उसे नहीं कर रहा है जो सडन रिफ्लेक्शन है। तो अब बेसिकली जो ट्वाइस रिफ्लेक्टेड वेव है और जो नई ऑनकमिंग वेव है ना, ऑनकमिंग न्यू वेव, और जो ट्वाइस रिफ्लेक्टेड वेव है, ठीक है, उन दोनों में किस चीज का फर्क आ रहा है कि जो ट्वाइस रिफ्लेक्टेड वेव है वो एक्स्ट्रा 2l ट्रैवल कर चुकी है। ठीक है, तो इन दोनों में बच्चों सिर्फ इस एक्स्ट्रा पाथ लेंथ की वजह से ही फेज डिफरेंस आएगा। तो डेल्टा फाई का हमें फॉर्मूला पता है, वो कितना होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर है बात? अब अगर मान लीजिए कि जो डेल्टा एक्स है वो कैसा हो, लेट अस से n लैम्डा हो, जहां पर n क्या है, इंटीजर है। क्लियर है बात? तो उस केस में डेल्टा फाई कितना आ जाएगा? डेल्टा फाई आ जाएगा देखिए 2n π। ठीक है, तो बच्चों आप समझ पा रहे हैं कि 2n π का फेज चेंज आना मतलब कि नो फेज चेंज। क्लियर है बात? क्योंकि हम लोग समझ पा रहे हैं कि 2n π का फेज चेंज इज इक्विवेलेंट टू नो फेज चेंज। ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर, है ना, अगर जो है 2l की वैल्यू क्या हो जाए, 2l की वैल्यू जो है ना, n लैम्डा के बराबर हो जाएगी, तो आप समझिए कि क्या होने वाला है, देयर विल बी नो फेज डिफरेंस। इफेक्टिवली हम लोग देखें तो देयर विल बी नो फेज डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस रिफ्लेक्टेड वेव एंड वो वेव जो अभी अभी क्या है, ट्यूनिंग फोर्क की वजह से क्रिएट होने वाली है ऑन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो उसी का बच्चों एक एग्जांपल यहां पर लिया गया है कि मान लीजिए 12 की वैल्यू लैम्डा हो जाए, मतलब n इक्वल टू 1 का एग्जांपल लेके बताया जा रहा है। तो क्या होगा, द टू वेव्स इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली एंड द रिजल्टेंट वेव दैट प्रोसीड्स टुवर्ड्स राइट हैज एन एम्पलीट्यूड 2a। क्लियर है बात? क्योंकि आप देखिए कि अगर ये जो वेव है ना, ये जो वेव है ये एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही है वापस से ट्यूनिंग फोर्क के पास, लैम्डा, है ना, लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही है। तो लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करने पर आप समझ पा रहे हैं कि ट्यूनिंग फोर्क जो है अब फिर से, है ना, एक एग्जैक्टली वैसी ही नई वेव भेजने वाला है, क्योंकि जितनी देर में जो पुरानी वेव है वो लैम्डा ट्रैवल की, उतने देर में टाइम कितना हो गया, एक टाइम पीरियड हो गया। तो ये फिर से एक नई वेव पिछली वेव की तरह ही क्रिएट करने वाला है ना। तो यहां पर बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड मोशन हो रहा है। जो वेव ट्रैवल करती है, हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रैवलिंग वेव जो है वो लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करती है कितने देर में, एक टाइम पीरियड में। तो अब ट्यूनिंग फोर्क जो एक और नई वेव क्रिएट करने वाला है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो जो नई नवेली वेव अब जो क्रिएट होने वाली है, जिसको हम लोग ऑनकमिंग न्यू वेव कह रहे हैं, और जो ट्वाइस रिफ्लेक्टेड वेव है, वो हम लोग देख पा रहे हैं कि बिल्कुल उनमें कोई भी फेज डिफरेंस इफेक्टिवली नहीं रह गया। क्योंकि आप देखिए कि 2 बार जो सडन फेज चेंज ऑफ पाई आया, उसका भी नेट कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर वो पाथ डिफरेंस से देखें तो वो भी अगर कैसा हो जाए, एन लैम्डा जैसा हो जाए, तो इफेक्टिवली कोई भी फेज चेंज नहीं रहेगा इनके बीच में। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि देयर विल बी अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
और एम्पलीट्यूड जो है वो ए और ए मिल करके 2a हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कहानी रिपीट होती जाएगी, कैसे आइए देखते हैं। दिस वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 2a इज अगेन रिफ्लेक्टेड बाय द वॉल एंड देन बाय द फोर्क। दिस ट्वाइस रिफ्लेक्टेड वेव अगेन इंटरफेयर्स कंस्ट्रक्टिवली विद द ऑनकमिंग न्यू वेव, और अब क्या होगा, 2a और नई नवेली वेव जिसका एम्पलीट्यूड a है मिल करके 3a एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। और वो फिर आगे जाने लगेगा। इस तरीके से लगातार एम्पलीट्यूड जो है वो इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। और क्यों एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग को लगातार एनर्जी मिल रही है फ्रॉम द वाइब्रेशंस ऑफ द फोर्क। तो इस वजह से देख पा रहे हैं हम लोग बच्चों की एम्पलीट्यूड जो है वो इट बिल्ड्स अप, है ना। तो वही हम लोगों ने स्टार्टिंग में इस बात को कहा था कि सेम आर्ग्यूमेंट होल्ड्स इफ 2l इज एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, है ना। दैट इज l क्या हो जाए, n लैम्डा बाय 2 हो जाए, जहां पर n क्या हो, इंटीजर हो, है ना। तो यहां पर हम लोगों ने 2l बराबर 1 लैम्डा का एग्जाम्पल लेकर के देखा, बाकी ये 2l इक्वल टू n लैम्डा के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो बच्चों इस एनालिसिस को देख करके ऐसा लग रहा है कि जो एम्पलीट्यूड है वो तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो एक टाइम के बाद तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो फिर क्या होता है, तो देखिए बच्चों इस डिस्कशन में हम लोगों ने क्या नेग्लेक्ट करा था, एनी लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू एयर विस्कोसिटी और ड्यू टू लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अगर सचमुच में देखें तो क्या होता है कि यस एनर्जी इज लॉस्ट बाय सेवरल प्रोसेसेस एंड द लॉस इंक्रीजेस एज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस। जब एम्पलीट्यूड बढ़ने लगता है तो लॉस भी और ज्यादा बढ़ने लगता है। तो एक ऐसा टाइम आता है जब एक बैलेंस आता है ना। अल्टीमेटली अ बैलेंस इज रीच्ड व्हेन द रेट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द फोर्क इक्वल्स द रेट ऑफ एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू वेरियस डैम्पिंग प्रोसेसेस, ठीक है। तो फाइनली बच्चों स्टेडी स्टेट में क्या होता है, waves of constant amplitude are present on the string from left to right as well as from right to left, ठीक है। These waves propagating in opposite directions produce standing waves on the string. Nodes and antinodes are formed and the amplitudes of vibration are large at antinodes. ये तो हम लोगों ने देख रखा है कि जो एम्पलीट्यूड है वो लार्ज है कहां पर, एंटीनोड पर। तो बच्चों इस फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है इट इज इन रेजोनेंस विद द फोर्क, है ना। जो स्ट्रिंग है इट इज इन रेजोनेंस विद द फोर्क का मतलब क्या हो गया कि जो स्ट्रिंग की जो वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है उसी फ्रीक्वेंसी पे फोर्क जो है वो उसे ऑसिलेट करवा रहा है। द कंडीशन L इक्वल टू n लैम्डा बाय 2 फॉर सच अ रेजोनेंस मे बी स्टेटेड इन अ डिफरेंट वे। आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए बच्चों v बराबर f लैम्डा होता है ना, या फिर हम लोग यहाँ पर लैम्डा बराबर v अपॉन f या फिर न्यू लिख सकते हैं, न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी। तो यहां से कंडीशन फॉर रेजोनेंस जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, हम लोगों ने देखा था n लैम्डा इक्वल टू 2l, तो वहां से l इक्वल टू n लैम्डा बाई 2 आ गया। और यहाँ पर हम लोग लैम्डा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, लैम्डा को रिप्लेस कर सकते हैं v अपॉन फ्रीक्वेंसी से। अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी क्या होती थी, अंडर रूट ऑफ f अपॉन म्यू, है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ गई वो क्या आ गई, n अपॉन 2l मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट ऑफ f अपॉन म्यू। क्लियर है ये बात। अब इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी विद विच अ स्टैंडिंग वेव कैन बी सेट अप इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ f अपॉन म्यू अपॉन 2l, है ना। यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो गई, तो इस फ्रीक्वेंसी को लेटर से हम लोग न्यू नॉट कह देते, ठीक है। तो बच्चों ये जो न्यू नॉट आया दैट इज अंडर द रूट ऑफ f अपॉन म्यू अपॉन 12, ये कहलाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। द अदर पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्टैंडिंग वेव्स आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पर n का फैक्टर आ जा रहा है, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसीज हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना, जो इस फॉर्मूले से आ रही है दैट इज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू n अपॉन 2l अंडर रूट f अपॉन म्यू, वो कहलाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज या फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसी बात को यहाँ पर शो करा गया है कि किस तरीके से इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव, है ना, इन दोनों की वजह से जो है यहाँ पर क्या क्रिएट होते हैं, स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट होते हैं। कभी ये फेज में हो जाते हैं, कभी आउट ऑफ फेज हो जाते हैं, फिर कभी ये फेज में हो जाते हैं, जिस वजह से कभी हमारे को, है ना, अलग पैटर्न दिखाई देता है, कभी बिल्कुल ऐसा पैटर्न दिखाई देता है जिसमें ऐसा लगता है कि परफेक्ट कैंसिलेशन हो गया, कभी फिर ऐसा लगता है कि दोनों एडअप हो गए। तो एक बहुत ही प्यारा सा एक पैटर्न हमारे को नजर आता है और इसी पैटर्न को हम लोग स्टैंडिंग वेव कहते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस इंसान ने, है ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करने की कोशिश करी इस स्ट्रिंग को। तो देखिए अलग अलग मोड्स यहाँ पर क्रिएट हुए, है ना, जैसे कि n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग पहला वाला डायग्राम है, फिर अगले वाले डायग्राम में n इक्वल टू 2, फिर अगले वाले डायग्राम में n इक्वल टू 3 और आखिरी वाले में n इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ लूप्स जो है वो लगातार क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए बच्चों, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करा था, है ना, और हम लोग ये जानते हैं कि v बराबर f लैम्डा होता है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो न्यू है वो बेसिकली क्या है, v अपॉन लैम्डा है। क्लियर है ये बात। अब v को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ f अपॉन म्यू, है ना, अंडर द रूट ऑफ f अपॉन म्यू, और इसे डिवाइड करना होगा लैम्डा से। क्लियर है। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि लैम्डा जो है वो बेसिकली कितना हो जाएगा, इस वाले पहले वाले डायग्राम के हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर आप एक इमेजिनरी इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करें तो अब आप इस पूरे के पूरे लेंथ को क्या कह सकते हैं, एक वेवलेंथ कह सकते हैं। क्लियर है ये बात। तो इसका मतलब 2l जो है वो बेसिकली लैम्डा का रोल प्ले कर रहा है ना, 2l जो है वो लैम्डा का रोल प्ले कर रहा है। तो इसका मतलब l जो है वो लैम्डा बाई 2 का रोल प्ले कर रहा है। क्लियर है ये बात। तो इसका मतलब लैम्डा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2l लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए बच्चों, हमारे पास न्यू बराबर, है ना, v बाय लैम्डा तो आ ही गया था, लेकिन अगर न्यू नॉट चाहिए तो हमारे को क्या करना होगा, हमारे को अंडर रूट ऑफ f अपॉन म्यू अपॉन 2l करना होगा। क्लियर है बात। क्योंकि पहले वाले केस में जो लैम्डा है वो बेसिकली ट्वाइस ऑफ l है। तो अब यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला जो टर्म है ये बेसिकली क्या है, न्यू नॉट है। क्लियर है। तो अब n इक्वल टू 2 का अगर हम लोग देखें, है ना, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि न्यू वन जो है ना, न्यू वन जो है ये बेसिकली कहलाता है फर्स्ट ओवरटोन, है ना, इसीलिए यहाँ पर न्यू वन है ना। तो जब हम लोग n इक्वल टू 2 भरते हैं तो वो सेकेंड ओवरटोन कहलाता है, फिर 3 लिखते हैं यहाँ पर तो थर्ड ओवरटोन कहलाता है। क्लियर है बात। और एक और तरीके से इसे डिनोट किया जाता है जो कि है कि वो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका कितना, कौन सा मल्टीपल है। जैसे कि ये 2 टाइम्स है ना, ये 2 टाइम्स है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, तो ये कहलाएगा सेकंड हार्मोनिक। ये 3 टाइम्स है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, तो ये कहलाएगा थर्ड हार्मोनिक। ये 4 टाइम्स है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, तो ये कहलाएगा फोर्थ हार्मोनिक। ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम लोग दूसरे वाले डायग्राम को देख सकते हैं। यहां पर भी हम लोग बड़े आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहां पर भी अगर हम लोग यहाँ पर v बराबर f लैम्डा का यूज करें तो देखिए हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं इस वाले केस में कि जो लैम्डा है वो बेसिकली l के बराबर है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो लेंथ है वो l है, और वही तो एक वेवलेंथ कहला रही है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली बोल देंगे कि जो न्यू वन है ना, न्यू वन मतलब फर्स्ट ओवर टू, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा अंडर द रूट ऑफ f अपॉन म्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा, जो कि इस बार l होगा। तो इसी को हम लोगों ने 2 अपॉन 12, है ना, इस तरीके से लिख दिया, तो ये 2 टाइम्स न्यू नॉट बन गया। देखिए क्लियर है। तो इस तरीके से आप कभी भी जो है ना, कोई भी ओवरटोन या कोई भी हार्मोनिक आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यही बातें देखिए यहाँ पर मेंशन्ड है कि इन जनरल एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज एन अलाउड फ्रीक्वेंसी, और जो हायर फ्रीक्वेंसीज है उन्हें हम लोग ओवरटोन्स कहते हैं, जैसे कि न्यू वन इक्वल टू 2 न्यू नॉट जो है ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगा। उसी तरीके से न्यू 2 जो कि 3 न्यू नॉट हो जाएगा वो सेकेंड ओवरटोन कहलाएगा। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि हार्मोनिक क्या होती है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इट्स हार्मोनिक, है ना। जैसे कि अगर ये 2 न्यू नॉट है तो ये सेकंड हार्मोनिक कहलाएगा, ये 3 न्यू नॉट है तो ये थर्ड हार्मोनिक कहलाएगा। क्लियर है। Thus, for a string fixed at both the ends, all the overtones are harmonics of the fundamental frequency and all the harmonics of the fundamental frequency are overtones. ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, a 50 centimeter long wire of mass 20 gram supports a mass of 1.6 kilogram as shown in figure. Find the fundamental frequency of the portion of the string between the wall and the pulley. ठीक है। तो बच्चों इस सवाल में हमसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग के बारे में बात करी गई है। इसका मतलब हमारे को
ये समझ में आ रहा है कि एल की वैल्यू हमारे को कितनी लेनी है, 40 सेंटीमीटर लेनी है। और हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एल की वैल्यू कितनी होती है, लैम्डा बाई 2 होती है इस केस में। क्लियर है बात। तो अगर हमारे से पूछा गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं v बराबर एफ लैम्डा होता है। और अगर हमसे एफ नॉट पूछा गया तो एफ नॉट विल बी इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पर है ना, v हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अंडर द रूट ऑफ f अपॉन म्यू कर देंगे और उसे डिवाइड करना होगा लैम्डा से, और लैम्डा जो है वो 12 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है बात। और ये जो 12 है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो 12 की लेंथ हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 40 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो वायर का जो मास है वो एक्चुअली इस 1.6 केजी के सामने बहुत ही कम है। तो हम लोग यहाँ पर जो टेंशन है दैट इज एफ, उसको हम लोग ऑलमोस्ट कितना कह सकते हैं, 1.6 जी, दैट इज 16 न्यूटन के बराबर। क्लियर है ये बात। इसके अलावा बच्चों अब हमें म्यू की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो म्यू हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। तो हमारे को मास देखिए दे रखा है इस वायर का 20 अपॉन 1000 किलोग्राम, है ना, मतलब 20 ग्राम दे रखा है। अपॉन इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, तो वो दे रखी है 50 सेंटीमीटर, दैट इज 50 अपॉन 100। क्लियर है। तो यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ हमारे पास आ गया केजी पर मीटर में। ऑल राइट। तो अब देखिए बच्चों, हम लोग एफ नॉट क्या कह सकते हैं, एफ नॉट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 16 अपॉन, अब ये देखिए ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए। क्लियर है बात। 1 जीरो से ये 1 जीरो चला गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 50। क्लियर है ये बात। अब इसके अलावा हमें इस पूरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ 40 अपॉन 100। क्लियर है बात, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, है ना। तो ये हो गया 25। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 5 दैट इज 20 अपॉन ट्वाइस ऑफ 40 और ऊपर चला जाएगा 100, है ना। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। तो ये हमारे पास फाइनली जो है 100 अपॉन 4 है ना। तो एफ नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, 100 अपॉन 4 दैट इज 25। ठीक है। तो 25 सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एफ नॉट इज इक्वल टू 25 हर्ट्ज के बराबर। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ सोनोमीटर वायर रेजोनेट्स विद अ गिवन ट्यूनिंग फोर्क फॉर्मिंग स्टैंडिंग वेव्स विद 5 एंटीनोड्स between the two bridges when a mass of 9 kg is suspended from the wire. When this mass is replaced by mass capital M, the wire resonates with the same tuning fork, forming 3 antinodes for the same positions of the bridges. The value of M is dash. चलिए बच्चों, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जानकारी हासिल करनी होगी सोनोमीटर के बारे में। तो आइए सबसे पहले लोग सोनोमीटर को देखते हैं कि आखिर वो दिखता कैसा है। तो देखिए बच्चों, ये है सोनोमीटर का सेटअप और अरेंजमेंट। ठीक है। तो इसमें बच्चों एक वुडन बॉक्स होता है, ऑल्सो कॉल्ड द साउंड बॉक्स, ऑन विच 2 ब्रिजेस A and B आर फिक्स्ड एट द एंड्स। तो ये देखिए बच्चों, ये रहे A और B। ठीक है। इसके अलावा बच्चों, अ मेटल वायर C इज वेल्डेड विद द ब्रिजेस एंड इज केप्ट टाइट। ठीक है। जो मेटल वायर C है उसे एक्चुअली वेल्ड करके टाइटली रखा जाता है। द वायर C इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी वायर। Another wire D called the experimental wire is fixed at one end to the bridge A and passes over the second bridge B to hold a hanger H on which suitable weights can be put. तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये एक C वायर है और एक D वायर है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हैंगर है जिसमें वेट पुट होता है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों, हम लोगों ने अभी डायग्राम में देखा था कि ये जो C वायर है उसके पास क्या थे, वहां पर 2 स्मॉल मूवेबल ब्रिजेस थे C1 एंड C2, है ना। दे में स्लाइड अंडर द ऑक्सिलरी वायर एंड अनदर 2 मूवेबल ब्रिजेस D1 एंड D2 में स्लाइड अंडर द एक्सपेरिमेंटल वायर। ठीक है। The portion of the wire between the movable bridges forms the string fixed at both ends. ठीक है। तो हम लोग क्या कंसिडर करने वाले हैं कि जैसे ये C1 और C2 है या फिर D1 और D2 है, इनके बीच में जो स्ट्रिंग अब आ चुकी है, तो वो बेसिकली स्ट्रिंग किसकी तरह बिहेव कर रही है, स्ट्रिंग बिटवीन द मूवेबल ब्रिजेस। ये जो बेसिकली है
ये बिहेव करी एज स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ठीक है, तो बच्चों ये जो ब्रिजेस है ये तो मूवेबल होती है, तो इस वजह से लेंथ ऑफ द वायर को चेंज किया जा सकता है। साथ ही साथ टेंशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वायर डी मे बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द वेट्स ऑन द हैंगर। ठीक है, वन कैन रिमूव द एक्सपेरिमेंटल वायर इटसेल्फ एंड पुट अनदर वायर, अगर आप क्या करना चाहते हैं, मास पर यूनिट लेंथ को ही चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों अगर हम लोग वेव्स की बात करें, तो वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए ट्यूनिंग फोर्क की रिक्वायरमेंट होती है ना। द वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन द वायर बाय वाइब्रेटिंग अ ट्यूनिंग फोर्क एंड प्रेसिंग इट्स स्टेम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑन द साउंड बॉक्स ऑफ द सोनोमीटर। द सिंपल हार्मोनिक डिस्टर्बेंस इज ट्रांसमिटेड टू द वायर थ्रू द bridges. The frequency of vibration is same as that of the tuning fork, है ना। तो जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होती है ना, वही तो जिसे ऑसिलेट किया जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, इफ दिस फ्रीक्वेंसी हैपेंस टू बी इक्वल टू वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वायर, तो क्या होता है, स्टैंडिंग वेव्स विद लार्ज एम्पलीट्यूड्स आर सेट अप ऑन इट, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि ये रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, द ट्यूनिंग फोर्क इज देन सेड टू बी इन रेजोनेंस और इन यूनाइसन विद द वायर। ऑलराइट, तो अब बच्चों हम लोग सवाल पे अगर आए तो हम लोग देख पा रहे थे कि कहा गया था कि सोनोमीटर वायर रेजोनेट्स विद द गिवन ट्यूनिंग फोर्क फॉर्मिंग स्टैंडिंग वेव्स विद 5 एंटी नोड्स, है ना। 5 एंटी नोड आ रहे थे बिटवीन द टू ब्रिजेस। क्लियर है बात। और ये कब हो रहा था, जब मास ऑफ 9 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द वायर। अब उस मास को रिप्लेस कर दिया गया है ना, बाय डिफरेंट मास कैपिटल एम। तो इस बार जो है 3 एंटी नोड फॉर्म हो रहे थे। क्लियर है ये बात। अब हमें कैपिटल एम बताना था। तो बच्चों इस डायग्राम को हम लोग देख करके ये समझ पा रहे हैं कि अगर, है ना, स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो रही है ऑन अ स्ट्रेच्ड वायर बिटवीन टू फिक्स्ड सपोर्ट्स, तो जितने लूप्स बनेंगे उतने ही एंटी नोड होंगे यहाँ पर, है ना। जैसे पहले वाले केस में एक एंटी नोड एक लूप, दूसरे वाले में 2 एंटी नोड 2 लूप, तीसरे वाले में 3 एंटी नोड 3 लूप, चौथे वाले में 4, है ना, 4 एंटी नोड और 4 लूप। तो इसी तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर 5 एंटी नोड है, इसका मतलब 5 लूप बन रहे होंगे यहाँ पर। और हर एक लूप की लेंथ को हम लोग कितना कह सकते हैं, हर एक लूप की लेंथ को हम लोग एक्चुअली कह सकते हैं लैम्डा बाय 2 के बराबर। ठीक है, तो देखिए बच्चों सबसे पहले केस में 5 एंटी नोड बन रहे थे। क्लियर है बात। सबसे पहले केस में जो है यहाँ पर 5 अगर एंटी नोड बन रहे थे, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, V बराबर होता है F लैम्डा। क्लियर है बात। तो 5 एंटी नोड बन रहे थे यहाँ पर, इसका मतलब 5 लूप है। और इसका मतलब ये भी हो गया कि ये कौन सा ओवरटोन था, ये 4th ओवरटोन था। तो यहाँ पर F का मतलब हो गया F4। ऑलराइट, इसके अलावा बच्चों अगली बार कहा गया कि मास को रिप्लेस कर दिया गया और उसके बाद 3 एंटी नोड बन रहे थे। इसका मतलब अगली बार जब हम लोग V बराबर F लैम्डा लिखेंगे, तो यहाँ पर F कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा F2, है ना, क्योंकि ये थर्ड हार्मोनिक है, जिसका मतलब हो गया सेकंड ओवरटोन। ऑलराइट, लेकिन बच्चों इस बार F4 और F2 जो है वो बेसिकली सेम है, क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क तो सेम ही यूज हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग पहले केस में है ना V1 अपॉन लैम्डा 1 को किसके बराबर कर देंगे, V2 अपॉन लैम्डा 2 के बराबर कर देंगे। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों यहाँ पर V1 जो है वो तो बड़े आराम से हम लोग कह सकते हैं, V1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ टेंशन अपॉन म्यू। शुरुआत में टेंशन कितना था, तो वो था 9 kg के मास की वजह से, दैट इज 9g, है ना। टेंशन इतना था अपॉन म्यू। और इसी तरीके से V2 हम लोग कितना लिख देंगे, तो वो इस बार हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ mg अपॉन म्यू के बराबर। अब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 लिखने की बारी आ रही है। ठीक है, ओवरऑल जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है उसे तो सेम रखा गया। क्लियर है ये बात। तो पहले केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि 5 एंटी नोड थे यहाँ पर, है ना, मतलब कि 5 लूप थे। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 टाइम्स लैम्डा 1 बाई 2 इज इक्वल टू एल। और अगली बार क्या लिख सकते हैं, अगली बार 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स लैम्डा 2 बाय 2 इज इक्वल टू एल, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि एक लूप की लेंथ कितनी होती है, एक लूप की लेंथ होती है लैम्डा बाय 2 के बराबर। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब बस हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। V1 के बदले पुट कर देंगे अंडर द रूट ऑफ 9g अपॉन म्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू लिख देंगे हम लोग अंडर द रूट ऑफ mg अपॉन म्यू होल डिवाइडेड बाय, और लैम्डा 2 के बदले कितना आ जाएगा 12 अपॉन
3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो गया, g बाई म्यू से g बाई म्यू कैंसिल आउट हो गया, √9 को हम लोग 3 लिख सकते हैं, 5 ऊपर चला गया तो ये 15 इज इक्वल टू आ गया कितने के बराबर, तो ये आ गया 3 टाइम्स √m के बराबर। क्लियर है, तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि m की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 25 किलोग्राम आ जा रही है और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, a wave represented by the equation y equal to a cos kx minus omega t is superimposed with another wave to form a stationary wave such that point x equal to 0 is a node. The equation for the other wave is dash. ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमारे को ये देखना होगा कि ये जो पहली वेव है ये तो राइट की तरफ जा रही है, तो जो दूसरी वेव जिसके साथ इसका सुपर पोजिशन होना है वो लेफ्ट की तरफ जानी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि B और D तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए। अब हमारे को एक और कंडीशन ये दी हुई है कि x इक्वल टू 0 को क्या होना पड़ेगा, नोड होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि a cos kx माइनस ओमेगा टी, ये जो हमारी इक्वेशन थी ऊपर वाली, उसमें जो दूसरी वेव की इक्वेशन ऐड करेंगे, है ना, तो जो हमारे पास नेट वेव आएगा उसमें x इक्वल टू 0 हमेशा क्या होना चाहिए, एक नोड होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों ये क्वाइट ऑब्वियस है कि यहाँ पर हमारे को c को पुट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर हम लोग माइनस a cos kx, है ना, अगर यहाँ पर मान लीजिए मैं क्या पुट कर रहा हूँ, माइनस a cos kx प्लस ओमेगा t पुट कर रहा हूँ, तो आप देखिए कि जो x इक्वल टू 0 है वो हमेशा ही, है ना, एक नोड बन रहा है, मतलब वहां पर y इक्वल टू 0 हमेशा ही आ रहा है। वो हम लोग ऐसे देख सकते हैं, देखिए अगर x इक्वल टू 0 मैंने पुट कर दिया तो ये बन जाएगा a cos माइनस ओमेगा टी। ठीक है, माइनस a cos ओमेगा टी। क्लियर है, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये क्या बन जाएगा, a cos ओमेगा टी माइनस a cos ओमेगा टी, जो कि हमेशा ही 0 है। तो मतलब जो x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा ही क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बच्चों तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। तो पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि अगर स्ट्रिंग दोनों एंड से फिक्स्ड हो तब क्या होता है। इस बार हम लोग देखेंगे कि सिर्फ एक एंड अगर फिक्स्ड हो। ठीक है, standing waves can be produced on a string which is fixed at one end and whose other end is free to move in a transverse direction. Clear है ये बात, वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूव करने के लिए अलाउड है। Such a free end can be nearly achieved by connecting the string to a very light thread. तो इस तरीके से हम लोग फ्री एंड अचीव करने वाले हैं। If the vibrations are produced by a source of correct frequency, correct frequency मतलब हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें हमें क्या मिलता है, रेजोनेंस मिलता है। ठीक है, उन केसेस में स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती है। अब हम लोग यहाँ पर ये कंडीशन लगाने वाले हैं कि x इक्वल टू 0 जो है वो कैसा रहेगा, फिक्स्ड एंड रहेगा, है ना, और x इक्वल टू l जो है वो कैसा एंड रहेगा, फ्री एंड रहेगा। तो इक्वेशन हम लोग उसकी क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा t। ये लिखने से ये फायदा हो गया कि x इक्वल टू 0 जो है उसका हम लोग देख पा रहे हैं कि एम्पलीट्यूड ही 0 हो गया। क्लियर है बात, तो ये एक एग्जांपल हो गई कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये क्या बता रही है, एक ऐसी वेव को बता रही है जिसका x इक्वल टू 0 जो है वो क्या है, फिक्स है। इसके अलावा बच्चों हमें इसमें बाउंड्री कंडीशन ये भी लगानी होगी कि x इक्वल टू l जो है वो एंटी नोड है। क्लियर है बात, द बाउंड्री कंडीशन दैट x इक्वल टू 0 इज द नोड इज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड बाय द अबव इक्वेशन। ये तो हम लोग देख ही पा रहे हैं। अब x इक्वल टू l को अगर एंटी नोड होना है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि 2a sin kx ये वाला जो टर्म है ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो वो मैक्सिमम होने के लिए साइन ऑफ kx में जब हम लोग x की वैल्यू l पुट करेंगे तो साइन kl को क्या आना चाहिए, प्लस माइनस 1 आना चाहिए। क्लियर है ये बात, तो यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि kl शुड बी इक्वल टू n प्लस हाफ पाई, है ना। अब बच्चों ये तो हमें पता ही है कि k क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा होता है। तो यहाँ पर हमने k को रिप्लेस कर दिया 2 पाई बाय लैम्डा से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी की फाइनली कंडीशन आ रही है ना। फ्रीक्वेंसी की क्या कंडीशन आ रही है, n प्लस हाफ अपॉन 2l अंडर रूट ऑफ f अपॉन म्यू। तो ये बच्चों हम लोगों को क्या देगा, ये हम लोगों को देगा नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज ऑफ वाइब्रेशन। क्लियर है ये बात। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हासिल करने के लिए n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे
तो यहाँ पर हमारे पास म्यू नॉट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा v अपॉन 4l के बराबर। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर एक मजेदार चीज है। मजेदार चीज ये है कि अगर आप n की वैल्यू को, है ना, n की वैल्यू को अगर आप यहाँ पर पुट कर दें 1, तो यहाँ पर देखिए 3/2 और नीचे 2l मतलब 3/4l और मल्टीप्लाइड बाय v मतलब 3 न्यू नॉट जैसा टर्म आएगा। तो इसका मतलब इस बार जो फर्स्ट ओवरटोन है ना, इस बार जो फर्स्ट ओवरटोन है वो बेसिकली क्या कहलाएगा, थर्ड हार्मोनिक। उसी तरीके से जो सेकंड ओवरटोन है वो क्या कहलाएगा, फिफ्थ हार्मोनिक, और थर्ड ओवरटोन कहलाएगा सेवेंथ हार्मोनिक। क्लियर एक बात। तो इस बार हम लोग देख पा रहे हैं कि वी सी दैट ऑल द हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल are not the allowed frequencies for the standing waves. Only the odd harmonics are the overtones. क्लियर है ये बात। तो अब आइए इसके फिगर को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर ये जो फिगर देख पा रहे हैं इसमें क्या शो किया गया है, शेप्स ऑफ द स्ट्रिंग फॉर सम ऑफ द नॉर्मल मोड्स, है ना। जैसे कि फंडामेंटल के केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो फिक्स्ड एंड है वहां पर तो खैर नोड बनना ही है, फ्री एंड पे एंटी नोड बनना ही है ना। और इस बार हम लोग यहाँ पर क्या फील कर पा रहे हैं, हम लोग ये फील कर पा रहे हैं कि जो L है वो बेसिकली किसके बराबर आ गया, वो आ गया लैम्डा बाय 4 के बराबर। क्लियर है। फिर फर्स्ट ओवरटोन की अगर बात करें तो इस बार हम लोग देख पा रहे हैं कि जो L है वो इस बार किसके बराबर आ गया, वो आ गया 3 लैम्डा बाय 4 के बराबर। इसी तरीके से जो सेकेंड ओवरटोन है उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि जो L है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लैम्डा हो गया और फिर एक लैम्डा बाय 4, मतलब कि 5 लैम्डा बाय 4 के बराबर। ठीक है। तो बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि तीनों ही केसेस में जो लैम्डा है वो अलग अलग आएगा, क्योंकि तीनों केसेस में क्या कॉमन है, तीनों केसेस में एल जो है वो तो सेम है। तो इसका मतलब लैम्डा को हम लोग अलग अलग नाम दे सकते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये फंडामेंटल है तो इसे लैम्डा नॉट कह देते हैं। फिर ये फर्स्ट ओवरटोन है, ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं लैम्डा 1, और इसी तरीके से ये सेकंड ओवरटोन है तो इसको नाम दे देते हैं लैम्डा 2। तो हम लोग देख पा रहे हैं तीनों केसेस में लैम्डा अलग अलग आ रहा है ना। एल तो खैर सेम ही लिया हमने। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट टू एंड्स इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फिफ्थ हार्मोनिक according to the equation y equal to 0.01 sin 62.8 meter inverse x cos 628 second inverse t. Assuming pi equal to 3.14, the correct statements are: first option is the number of nodes is 5, second option is the length of the string is 0.25 meter, third option is the maximum displacement of the midpoint of the string from its equilibrium position is 0.01 meter, and the last option is the fundamental frequency is 100 Hz. तो देखिए बच्चों, इस सवाल के हिसाब से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि सवाल में जैसा कि मेंशन्ड है कि ये फिफ्थ हार्मोनिक है ना, साथ ही साथ जो स्ट्रिंग है वो फिक्स्ड एट टू एंड्स है। तो इसका मतलब डायग्राम इसका कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप नोड की संख्या देखेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि द नंबर ऑफ नोड्स इज 6, है ना। तो ये 5 नहीं बल्कि 6 होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। क्लियर है ये बात। इसके अलावा बच्चों हम लोग एक और चीज जानते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि दो सक्सेसिव नोड के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है लैम्डा बाय 2। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल आ जाएगा, है ना, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्चुअली 5 टाइम्स लैम्डा बाय 2 के। ठीक है। अब लैम्डा कैसे निकालें, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो k है वो बेसिकली 62.8 है। तो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि k इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। क्लियर है ये बात। तो यहाँ से देखिए लैम्डा बाय 2 जो है वो कितना जा रहा है, तो लैम्डा बाय 2 जो है वो पाई बाय k आ जा रहा है, और 5 लैम्डा बाय 2 विल बी इक्वल टू 5 पाई बाय k, जो कि हमारे को लेंथ दे देगा इस स्ट्रिंग की। ठीक है। तो देखते हैं बच्चों L की वैल्यू कितनी आ रही है। तो 5 इंटू पाई को हम लोग लिख सकते हैं 3.14 डिवाइडेड बाय K है हमारे पास 62.8 मीटर इनवर्स। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 3.14 है और यहाँ 62.8 है। तो ये कितने टाइम जाएगा, तो ये 20 टाइम जाएगा। तो हम लोग लेंथ देख पा रहे हैं कि कितना आ रहा है, ये 5 4 20 है ना। तो यहाँ पर 1/4 आ रहा है। तो 1/4 आने का मतलब कितना हुआ, 0.25 मीटर। क्लियर है बात। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए बच्चों तीसरे पार्ट में क्या बोला गया है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, है ना।
फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज 0.01 मीटर। तो जो मिड पॉइंट है वो तो ये रहा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो कितना हो सकता है, वो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जस्ट बिकॉज की ये एंटी नोड है, तो इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 0.01, है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो लोकेशन है ये बेसिकली एंटी नोड की है, और एंटी नोड का, है ना, हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और वो कितना हो जाएगा 0.01। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। क्लियर ये बात। अब हमसे बोला गया है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 हर्ट्ज है। आइए इसे वेरीफाई करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे हासिल करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो देखिए बच्चों, इस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि जो है ना, यहाँ पर जो हमारे को डायग्राम दिया हुआ है ये फिफ्थ हार्मोनिक का दिया हुआ है। तो इसका मतलब फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब हो गया 5 न्यू नॉट। क्लियर है बात। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें पता है v बराबर होता है एफ लैम्डा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी निकालना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा v अपॉन लैम्डा। अब v देखिए हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं, v बराबर होता है ओमेगा बाई के। ठीक है, तो ओमेगा हम लोग देख पा रहे हैं कि वो कितना है 628 है, अपॉन के हमारे को दिया हुआ है 62.8, है ना, 62.8। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया v। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन लैम्डा। क्लियर है, तो इसे हमें लैम्डा से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग लैम्डा कैसे निकालते हैं। तो लैम्डा हो जाएगा 2 पाई बाई के, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पाई और ऊपर क्या लिख दें, ऊपर लिख देंगे के, है ना। के कितना है, के है 62.8। क्लियर है बात। तो ये तो देखिए कैंसल आउट हो जा रहा है, तो यहाँ से न्यू नॉट हमारे पास कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 628 डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू 3.14 मतलब 6.28, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 100, और नीचे है 5। तो न्यू नॉट जो है वो बेसिकली 100 अपॉन 5 दैट इज 20 हर्ट्ज है। कह रही बात। तो ये जो आखिरी ऑप्शन है वो भी गलत है। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर फिक्स्ड एट both ends are represented by the equation y equal to 4 sin pi x by 15 cos 96 pi t, where x and y are in centimeter and t is in second. There are four parts. First part is, what is the maximum displacement of a point at x equal to 5 centimeter? Where are the nodes located along the string? What is the velocity of the particle at x equal to 7.5 centimeter at t equal to 0.25 seconds? And write down the equations of the component waves whose superposition gives the above wave. तो देखिए बच्चों, पहले पार्ट में हमसे क्या बोला गया, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट एट x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, 5 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये हमारे को क्या दे देगा, ये हमारे को दे देगा उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए ये निकालते हैं। तो y मैक्स जो है ना, वो कितना हो जाएगा, 4 साइन, है ना, 4 साइन यहाँ पर लिख देंगे पाई एक्स अपॉन 15, जो कि कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 साइन पाई इंटू 5 अपॉन 15 विल बिकम 1/3, है ना। तो ये बन गया 4 साइन पाई बाई 3, है ना। और साइन 60 डिग्री कितना होता है, ये होता है √3/2। तो ये आ जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, तो सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा गया है, वेयर आर द नोड्स लोकेटेड अलोंग द स्ट्रिंग। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि नोड्स की खासियत क्या होती है। नोड्स की खासियत होती है, वो पॉइंट होते हैं वो, है ना, जिनका एम्पलीट्यूड जीरो होता है। ये वाला टर्म जो है वो जीरो होता है। तो 4 साइन पाई एक्स अपॉन 15, है ना, दिस होल टर्म शुड बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है ये बात। बच्चों, हमें समझ में आ रहा है कि ऐसा होने के लिए पाई एक्स अपॉन 15 को क्या क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, फिर पाई होना पड़ेगा, 2 पाई होना पड़ेगा, एंड सो ऑन। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए हमारे पास x की क्या क्या वैल्यू आ रही है, जीरो, फिर अगली वैल्यू कितनी आ जा रही है 15, है ना, 15 सेंटीमीटर, फिर अगली वैल्यू आ जा रही है देखिए 30 सेंटीमीटर। इस तरीके से अगली वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 सेंटीमीटर, और आखिरी वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तीसरे पार्ट में पूछा गया है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर एट t इक्वल टू 0.25 सेकंड्स। क्लियर है बात।
तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वो हम लोग निकालते हैं बाय डूइंग डेल वाई बाय डेल टी, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। इसका मतलब एक्स जो है उसे हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला टर्म तो हो जाएगा 4 साइन पाई एक्स अपॉन 15। अब कॉस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 96 पाई टी, और यहाँ पर चेन रूल से और क्या आ जाएगा, चेन रूल से यहाँ पर 96 पाई और आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो बच्चों हमारे को इस पूरे को मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, 96 पाई के साथ। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों यहाँ से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है वो कितना आ जाएगा, तो वो हम लोग देख पा रहे हैं 4 इंटू 96 पाई, है ना, वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 384 पाई, और बाहर एक नेगेटिव साइन है तो ये हो जाएगा माइनस 384 पाई मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ, अब यहाँ पर देखिए पाई एक्स बाय 15 है और एक्स कितना है 7.5, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा पाई बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है। और जो अगला टर्म है वो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 96 पाई इंटू टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा 1/4, है ना, तो यहाँ पर ऐसा आ गया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 96 अपॉन 4 जो है ना, वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 24, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये टर्म कितना हो जाएगा, वीपी बराबर हो जाएगा माइनस 384 पाई साइन पाई बाई 2 इज 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 24 पाई, ठीक है, साइन ऑफ 24 पाई, है ना। लेकिन ये वाला टर्म तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, वीबी बराबर 0। अब देखिए बच्चों हमसे आखिरी पार्ट में क्या पूछा गया है, हमसे आखिरी पार्ट में पूछा गया है कि ये जो वेव है ये जिन दो वेव से मिल करके बना है वो हमारे को बताने हैं। क्लियर ये बात। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि y बराबर क्या दिया हुआ है, 4 साइन पाई एक्स बाई 15 कॉस 96 पाई टी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी, है ना, ये कितने के बराबर होता है, तो ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी के, ठीक है। तो यहां से बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर 4 साइन ए कॉस बी दिया हुआ है तो इसका मतलब कि ये किससे मिलकर के बना है, ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी से, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करें ना, अगर हम लोग यहाँ पर कंपेयर करें तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो a है वो बेसिकली क्या है, a जो है वो है पाई एक्स बाय 15 और b कितना है, b है 96 पाई t। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, y1 बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 15 माइनस 96 पाई टी, और जो दूसरी वेव है वो क्या हो जाएगी, वो आ जाएगी ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 15 प्लस 96 पाई टी। तो एक जा रही है राइट की तरफ और एक जा रही है लेफ्ट की तरफ, और इन्हीं का सुपरपोजिशन हमारे को रिजल्टेंट वेव दिया, ठीक है। चलिए बच्चों तो एक लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन केस ऑफ स्टैंडिंग वेव, जो कि है एनर्जी। तो देखिए बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे को एक एग्जांपल दे रखा है कि एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच स्ट्रिंग है फिक्स्ड एट टू एंड्स जो कि वाइब्रेट कर रही है अपने फिफ्थ हार्मोनिक में, ठीक है। और इक्वेशन हमारे को दे रखी है y एज अ फंक्शन ऑफ x, t जो है वो 0.01 मीटर साइन 62.8 मीटर इनवर्स x cos 628 सेकंड इनवर्स t। और यहाँ पर हम लोग इस तरीके का कुछ डायग्राम देख पा रहे हैं। तो अगर हम लोग ये निकालना चाहते हैं कि दो नोड के बीच में कितनी एनर्जी ट्रैप्ड है ना, मान लीजिए हम लोग निकालना चाहते हैं कि दो नोड के बीच में कितनी एनर्जी ट्रैप्ड है, तो चलिए सोचते हैं कि कैसे निकाला जा सकता है। ऑलराइट, तो बच्चों एक काम करते हैं, इक्वेशन को सिंपली हम लोग लिख लेते हैं एज y बराबर 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में। क्लियर है ये बात। तो अब बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हमारे को दो नोड के बीच की एनर्जी चाहिए, इसका मतलब हमारे को कहां से कहां तक की एनर्जी चाहिए, x इक्वल टू 0 से लेकर के कहां तक की, x इक्वल टू लैम्डा बाय 2 तक की एनर्जी चाहिए। क्लियर है ये बात। और हम लोग यहाँ पर कोई भी केस ले सकते हैं ना, जैसे कि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये मान लीजिए कि बिल्कुल क्या हो गई थी, फ्लैट हो चुकी थी, है ना, मतलब सारे के सारे पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर आ गए थे। तो उस समय अगर हम लोग इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग की एनर्जी निकाल लेंगे तो वही क्या हो जाएगी,
ये वो एनर्जी हो जाएगी जो इन दोनों नोड्स के बीच में ट्रैप्ड है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, अगर हम लोग है ना, अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालना चाहें तो उसके लिए क्या करना होगा, डेल वाई बाई डेल टी करना होगा। क्लियर है ये बात? तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 2a साइन ऑफ के एक्स, फिर चेन रूल से यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। क्लियर है ये बात? तो बच्चों ये तो आ गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, है ना, किसी भी एक्स लोकेशन वाले का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन हम लोग उस मोमेंट की बात करें जब पूरी की पूरी स्ट्रिंग क्या हो चुकी है, बिल्कुल सीधी हो चुकी है, मतलब कि सारे के सारे पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर आ गए। तो उस समय हर एक पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो क्या हो चुकी होगी, मैक्सिमम। मतलब कि हमें ये वाले टर्म से मतलब है 2a साइन की एक्स इंटू ओमेगा से। तो ये हमारे को क्या दे देगा, ये हमारे को एक्स लोकेशन वाले पार्टिकल की एनर्जी दे देगा। क्लियर है बात? तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले बच्चों, हम लोग यहाँ पर जो है ना, किसी एक्स डिस्टेंस जाने वाले हैं ना, यहाँ से x इक्वल टू 0 से थोड़ा आगे जा करके किसी x लोकेशन पर पहुंच गए, और वहां से थोड़ा और आगे चले गए, है ना, dx आगे, ताकि हमारे को एक छोटा सा सेगमेंट मिल गया स्ट्रिंग का। अब उसकी काइनेटिक एनर्जी चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग यहाँ पर क्या देंगे कि डी के विल बी इक्वल टू हाफ इंटू म्यू इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर म्यू डी एक्स क्या हो गया, ये हो गया मास ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ दैट सेगमेंट, जो कि हम लोग कितना कह सकते हैं, 2a साइन के एक्स मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, है ना, और इस पूरे का क्या करना होगा, हमारे को होल स्क्वायर करना होगा। तो ये हमारे पास देखिए डी के आ गया। क्लियर है बात? जो कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ म्यू, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स के बराबर। ठीक है, तो इसे अगर सिंप्लीफाई कर दें तो डी के हमारे पास कितना आ गया, तो ये आ गया 2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग इसे इंटीग्रेट करें, है ना, तो हमारे को टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। और इस समय पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए ये हमारे को एक तरीके से टोटल एनर्जी ट्रैप्ड बिटवीन दीज टू नोड्स दे देगा। एक्स यहाँ पर कहां से कहां वेरी करा देंगे, एक्स विल बी वेरिंग फ्रॉम 0 से लेकर के कहां तक, एक्स बराबर लैम्डा बाय 2 तक। क्लियर है ये बात? तो यहां से देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के लैम्डा बाय 2 तक। तो अब देखिए बच्चों, इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब अगर हमें साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स करना है, तो हम लोग यहाँ पर इसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, 1 माइनस कॉस 2 के एक्स, है ना, 1 माइनस कॉस 2 के एक्स अपॉन 2, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर के एक्स, और यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, लिमिट वही 0 से लैम्डा बाय 2 तक की। तो यहां से देखिए फर्दर हम लोग देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और अब हम लोग इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, dx बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x अपॉन 2 माइनस कॉस 2 के एक्स अपॉन 2 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो कॉस 2 के एक्स तब आएगा जब साइन 2 के एक्स रहेगा, है ना। साथ ही साथ हमारे को यहाँ पर 2 के से डिवाइड भी करना होगा, ऑलरेडी 2 यहाँ पर है तो ये 4 के हो गया, है ना। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन, लिमिट पुट करेंगे 0 से लैम्डा बाई 2 तक। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय 4 आ जाएगा। क्लियर है ये बात? और माइनस इधर क्या आ जाएगा, तो 1 अपॉन 4 के, तो एज इट इज है। फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ के को लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई बाय लैम्डा, और x को क्या लिख सकते हैं, x को यहाँ पर पुट करना होगा लैम्डा बाई 2। 0 पुट करने का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, ये लैम्डा से लैम्डा 2 से 2 चला गया, तो साइन 2 पाई ये तो हो जाएगा 0। क्लियर है बात? तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रैप्ड बिटवीन दीज टू नोड्स आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लैम्डा बाय 4। तो ये कितना बन गया, ये सिंपली बन गया म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। ठीक है,
तो इसको बच्चों ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, तो ये आ गई म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा बाय 2, है ना। यहाँ पर सेगमेंट की जो लेंथ थी वो कितनी थी, लैम्डा बाय 2 थी। इसके अलावा बच्चों एक और मजेदार चीज हम लोग स्टैंडिंग वेव में देख सकते हैं, वो ये है कि अलग अलग केसेस में, जैसे कि मान लीजिए जब सारे के सारे पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर है, तो उस समय आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एंटी नोड के पास वाले पार्टिकल्स की स्पीड ज्यादा है, तो इस एरिया की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू उस पोर्शन की जो नोड्स के पास है। क्लियर है बात। तो एनर्जी जो है वो ज्यादा कहां पर है, वो एंटी नोड के आसपास ज्यादा एनर्जी है इस समय। लेकिन अगर हम लोग बात करें उस इंस्टेंट की जब ये जो स्ट्रिंग है ना, ये इसके सारे के सारे पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर है ना, तो उस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि ज्यादा स्ट्रेच आया है उन पोर्शंस का जो नोड्स के पास है। क्लियर है बात। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि उस केस में एंटी नोड के पास जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कम है एज कंपेयर टू उन सेगमेंट्स के जो नोड के पास है, क्योंकि स्ट्रेचिंग ज्यादा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि दो नोड्स के बीच में एनर्जी जो है वो तो फिक्स्ड है, लेकिन कभी एनर्जी ज्यादा जो है नोड्स के पास आ जाती है, कभी एनर्जी ज्यादा एंटी नोड्स के पास आ जाती है। इस तरीके से एनर्जी जो है वो क्या होते रहती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली चेंज होता रहता है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है विद इन अ लूप वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन लूप के विद इन भी जो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लगातार चेंज होता रहता है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो मैकेनिकल वेव्स में वेव ऑन अ स्ट्रिंग वाला पोर्शन है ना, वो खत्म होता है। इसके बाद हम लोग लेक्चर 5 में शुरू करेंगे साउंड वेव्स। ठीक है। तो आई होप बच्चों कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।